हर हर महादेव। चलो आ गए अपन अपना नया टॉपिक लेकर, गैसों की दर में विलेयता। देखो 12th क्लास की केमिस्ट्री में अपन विलियन चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, विलेयता तक बात कर ली थी और ठोसों की दर में भी विलेयता अपन ने देख ली थी। अब अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है गैसों की दर में विलेयता। ठीक है, कोई भी गैस जो होती है वो दर में स्मॉल अमाउंट में यानी कि सूक्ष्म मात्रा में विलय होती है। ये सार्वभौमिक सत्य है। तो ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहले ये बात देख लो कि सूक्ष्म मात्रा गैसों की, किसकी, गैसों की सूक्ष्म मात्रा दरों में हमेशा विलय होती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो आप लिखेंगे अधिशोषण के कारण। किसके कारण? अधिशोषण के कारण। अब ये आप कहेंगे कि अधिशोषण क्या है, तो ये अपन आगे चैप्टर आएगा पृष्ठीय रसायन, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो अधिशोषण के कारण ऐसा होता है। तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे अधिशोषण गुणांक की। अधिशोषण गुणांक पूरा वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है। अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे, सुनोगे नहीं, तो माइंड से निकल जाएगा प्रोग्राम सारा का सारा। अधिशोषण गुणांक क्या होता है कि कोई भी गैस जो होती है किसी गैस की मिलीलीटर ml में वह मात्रा जो 1 ml विलायक और यहाँ पे अपन ले लेते हैं विलायक जल में घुलनशील हो। ठीक है, 1 ml जल में जितनी मात्रा गैस की घुलनशील होती है वही क्या कहलाता है, अपना अधिशोषण गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो आप सोचो कि 1 ml जल जो है उसमें मान लो कोई गैस है A, तो उसकी तो मात्रा जो है 0.5 ml विलय है। किसी गैस की मात्रा 0.2 ml विलय है, किसी गैस की मात्रा 0.5 ml विलय है। तो जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपन कहेंगे अधिशोषण गुणांक भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई विलेयता का मतलब तो यही तो होता है कि विलायक में कितनी मात्रा विलय की है। तो मैं बोल सकता हूँ गैसों की विलेयता जो है वो समानुपाती होती है किसके? अधिशोषण गुणांक के। ये इम्पोर्टेंट बात है, गैसों की विलेयता किसके समानुपाती होती है? अधिशोषण गुणांक के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दिमाग में बिठा लो। अब मैं कुछ गैसों के अधिशोषण गुणांक का क्रम, कुछ गैसों के अधिशोषण गुणांक का क्रम आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से गैसों का अधिशोषण गुणांक कम और ज़्यादा होता है। तो देखो अमोनिया जो होती है NH3, उसका अधिशोषण गुणांक HCl से ज़्यादा होता है, HCl का SO2 से ज़्यादा होता है, SO2 का H2S से ज़्यादा होता है, ये CO2 से ज़्यादा। ऐसे ही और भी कई गैसें हैं, तो O2 और N2। ये इतना सा क्रम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मान लो आपसे मैंने पूछा कि अमोनिया और नाइट्रोजन में से कौन सी गैस जो है वो जल में सर्वाधिक विलय होगी, तो जिसका अधिशोषण गुणांक ज़्यादा होगा वो अधिक विलय होगी, तो अमोनिया। ऐसे अगर मान लो H2S और CO2 में बात करें तो कौन ज़्यादा विलय हो जाएगी? H2S ज़्यादा विलय हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बस ये आपको क्रम जो है ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें और अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करता हूँ, ये एक तरीके से कि प्रभावित करने का एक कारक भी हो गया कि किस तरीके से कौन सा कारक जो है
वो गैसों की विलेयता को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे मैंने अधिशोषण गुणांक लिख दिया। अधिशोषण गुणांक के बारे में आपको बता भी दिया, और अधिशोषण गुणांक किस प्रकार से अलग अलग गैसों का अलग अलग है, इसका ऑर्डर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। अब देखो बात को समझना, एक विलायक की प्रकृति, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति तो ये वैसा ही है जैसा ठोसों में हुआ था कि ध्रुवीय विलेय जो है, ध्रुवित या ध्रुवीय विलेय, वो किस में विलेय हो जाएगा? ध्रुवीय विलायक में। बिल्कुल सही है, ध्रुवीय विलायक। ठीक है। और अध्रुवीय किस में विलय हो जाएगा? अरे बोलो, वो हो जाएगा अपना अध्रुवीय में विलय। ठीक है। तो ये बातें तो आपको पहले से ही पता है, ये बात आपको पता है नेचर वाली, कि विलय और विलाय का जो नेचर होता है, ध्रुवीय में विलय होगा, अध्रुवीय में विलय होगा। ठीक है। ये बात अपनी करने के बाद में अपना अगली जो बात आएगी वो आएगा तापमान का प्रभाव। ठीक है। तो ये बहुत इजी बातें हैं, कोई ज़्यादा टफ बात है नहीं। ठीक है। तो अगली अपन बात कर रहे हैं किसकी? तापमान का गैसों की विलेयता पर प्रभाव। तापमान का। अब आप सोचो कि अगर मान लो कोई लिक्विड है, उसमें कोई गैस मिली हुई है, तो वो गैस जो है वो किस चीज़ पर निर्भर करेगी? वो तापमान पर तो निर्भर करेगी ही करेगी, क्योंकि जैसे ही अपन तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ताप पर निर्भरता की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो बात समझना, गैसों की विलेयता जो होती है, गैसों की विलेयता उसका तापमान पर कैसा निर्भर रहेगा? ताप बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? गैस के अणु क्या करेंगे? ऊर्जा ग्रहण करेंगे और वापस से वातावरण में निकल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि विलायक में गैस की मात्रा कम हो गई, और कम होने का मतलब है कि विलेयता कम हो गई। तो आपको सीधा सीधा मतलब समझ में ये आ रहा है कि ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता कम हो रही है। तो ताप के क्या हो गया? ये व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। कोई भी अपन गैस लेंगे या गैस को जल में या किसी भी विलायक में घोल रखा है और उसका ताप बढ़ा रहे हैं, तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अपवाद ध्यान रखने हैं आपको। अपवाद, यहाँ पर दो अपवाद है, एक तो हाइड्रोजन गैस और दूसरा हीलियम गैस। ठीक है। जब ये किसी विलायक में घोलते हैं और ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ती है। ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि दो गैसें ऐसी है जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, और वो कोई गैसें कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी गैसें हैं तो उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। ये अपवाद है, ये ध्यान रखना है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण ये है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है, जब ये जल या किसी विलायक में घुलती है तो यहाँ पर जो प्रक्रम होता है वो एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। ठीक है। तो हीलियम तथा हाइड्रोजन का जल में घुलना, ध्यान रखना, जल में घुलना एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, इसलिए इनका ताप बढ़ाने पर ये इनकी विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद में अपन बात करेंगे गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव। गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको अपन समझेंगे इस तरीके से कि अगर मान लो कोई गैस है किसी लिक्विड में डाली, और अब आप क्या कर रहे हो? उसका दाब बढ़ा रहे हो, प्रेशर उसका बढ़ा रहे हो। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा कि ये गैस की जो मात्रा है उस लिक्विड में, उस दर में क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा
तो गैस के कण क्या हो जाएंगे, द्रव में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो जाएंगे। तो अपन कहेंगे कि भाई गैस की मात्रा जो कि किसमें, विलयन में है, वो किस पर निर्भर कर रही है, वो दाब पर निर्भर कर रही है। मतलब दाब जितना ज़्यादा उस गैस की उतनी ही ज़्यादा मात्रा विलायक में विलय हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये बात अपन तो जानते हैं, लेकिन ये सबसे पहले बताई थी हेनरी साहब ने। तो यहाँ पर हेनरी का नियम भी अपने को पढ़ना है, हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। ठीक है, अब देखो इस नियम के अनुसार क्या बात होती है कि जैसे जैसे अपन दाब बढ़ाएंगे, किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है वो उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है, ध्यान रखना, मोल भिन्न, क्योंकि कोई भी विलयन है तो उस विलयन में विलय या विलायक की मात्रा को बताने के लिए अपने पास में सबसे इजी जो मेथड है वो है मोल भिन्न को बता दो आप, तो ये पता चल जाएगा कि उसमें कौन कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो इस नियमानुसार किसी विलेय गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोल भिन्न के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा कि मान लो ये मेरा कोई विलायक है, ठीक है, और इसमें मैंने कोई गैस डाल दी विलेय के रूप में। ये गैस क्या है, विलेय है। तो इस गैस का जो मोल भिन्न होगा, इस गैस का जो आंशिक दाब होगा वो क्या होगा, वो P। ठीक है, और वो किसके समानुपाती होगा, इसके। अब देखो यहाँ पर अपन ने क्या, गैस क्या है, विलेय तो B, और ये क्या है, विलायक तो A। ये पहले से अपन पढ़ रहे हैं। तो ये किसके समानुपाती हो जाएगा, XB के। तो ये क्या है, गैस का आंशिक दाब, ध्यान देना, गैस का आंशिक दाब। और ये क्या है, गैस के मोल भिन्न। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये हेनरीज लॉ है। अब आप मुझे बताओ कि ये बात आ गई अपने पास में, तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ठीक है ना, ये समानुपाती का चिन्ह है। तो इसे हटाने के लिए अपने को कोई ना कोई कांस्टेंट काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई ना कोई स्थिरांक काम में लेना पड़ेगा। तो वो स्थिरांक क्या होगा, उसकी अपने को बात करनी है। ठीक है, उसकी अपने को क्या करनी है, उसकी अपने को बात करनी है। तो आप देखो कि यहाँ से अगर मैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X भी लिखता हूँ, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना है। तो वो कांस्टेंट लेते हैं अपन KH और XB। ठीक है, तो ये KH क्या है, ये हेनरी नियतांक। ध्यान रखना क्या है, हेनरी नियतांक, ये है हेनरी नियतांक। अब मुझे ये बताओ कि ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, गैस की विलेयता कम होगी। गैस की विलेयता क्या होगी, कम होगी। तो ये जो अपना हेनरी का, यहाँ से अगर देखें इसको, ठीक है, इसको देख लो आराम से कि ये प्रेशर जो है, आंशिक दाब है, ये क्या आ रहा है, KH के समानुपाती आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो अगर मान लो ताप मैंने बढ़ाया तो गैस की विलेयता हुई कम। अब गैस की विलेयता कम होने का मतलब KH भी हो रहा है कम। तो ये क्या हो रहा है, ताप पर निर्भर करता है। हेनरी का जो नियतांक है ये किस पर निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ये बात याद रख लो, करता है। और ये किस तरीके से निर्भर करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ताप पर निर्भर करता है, तो ताप पर ये किस तरीके से निर्भर करता है। देखो अपन ने कहा कि जैसे जैसे क्या होगा, ताप बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, विलेयता कम हो जाएगी। विलेयता कम हो जाएगी इसका मतलब, इसे डायरेक्टली ना भी रिलेट करो तो भी ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ कि KH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
और टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप मुझे बताओ कि मोल विन तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स भी, ये ध्यान रख लें आप, अच्छी बात है। इसके बाद ये जो है ये और किस चीज़ पे निर्भर करता है, तो ये विलेय यानी कि गैस तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, विलायक की प्रकृति पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। अब देखने वाली बात है, चलो इतनी बातें तो ओपन कर लेंगे इजी वे में। अब अगर मैं प्रेशर और यहाँ से मोल विन में अगर मान लो कोई ग्राफ प्लॉट करता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे ले लो प्रेशर और इधर मोल विन, तो ये तो क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, सरल रेखा की समीकरण है, सरल रेखा, ठीक है। तो ये कैसा ग्राफ आएगा, ये अपना ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हेनरी लॉ का अपन यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात आप दिमाग में क्लियर रखो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इसके बाद में अगर मैं और चीज़ें बताऊँ तो यहाँ पे आपको लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ यानी कि बात करें हेनरी के नियम की सीमाएं, तो हेनरी के नियम की सीमाएं, ये सीमा नहीं है, ये लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, ठीक है। चलो अपनी इस गन को फिर से लोड कर लेते हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये लाइट होती जा रही है, ये गन को लोड कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, नहीं लगेंगे, ठीक है। ये लो भैया, ये तो हो गई रेडी, ओके वेरी गुड, शाबाश। चलो हेनरी के नियम की सीमाएं की अगर मैं बात करूं तो देखो फर्स्ट लिमिटेशन या फर्स्ट सीमा जो है वो ये है कि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रखनी है डायरेक्टली। दूसरी अगर मैं बात करूं ताप की, तो ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, देखो दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपन यहाँ पे जो गैस ऐड कर रहे हैं वो गैस जो है, गैस विलायक के साथ अक्रिय, विलायक के साथ अक्रिय होनी चाहिए, मतलब कि उसके साथ वो क्रिया नहीं करनी चाहिए, अक्रिय होनी चाहिए। अब आपको समझना पड़ेगा कि सर ये कंडीशन ऐसी क्यों है, तो गैस अगर मान लो विलायक के साथ रिएक्ट कर लेगी तो वो तो अभिक्रिया करके और उसका कोई ना कोई उत्पाद बना लेगी, तो फिर प्रेशर वगैरह वहाँ से बहुत सारी चेंजेज आ जाएंगे। तो अपन ये हेनरीज लॉ की कंडीशन जो है, शर्तें हैं या सीमाएं हैं, ये आपको माननी पड़ेगी, तभी आप हेनरीज लॉ लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। अब देखो इसके बाद में हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है, इसके अनुप्रयोग थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा अभी फ़िलहाल। अनुप्रयोग मतलब ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, तो आप देखो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की जो बोतल आपने खोली होगी कभी ना कभी, तो जैसे ही उसको ओपन करते हैं तो उसमें काफ़ी सारा गैस निकलता है, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक की जो पैकिंग होती है उसमें हाई प्रेशर पर क्या कर देते हैं अपन, गैस भर देते हैं, लेकिन गैस वहाँ पे जो विलियन है जो कोल्ड ड्रिंक है उसी के अंदर रहता है। जैसे ढक्कन यूज़ करते हैं तो प्रेशर कम होता है, और जैसे ही प्रेशर कम होता है तो वो गैस क्या करती है, वापस बाहर आ जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रेशर बढ़ाने से विलेयता बढ़ गई और जैसे प्रेशर कम हुआ तो विलेयता कम हो गई। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स में, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल पैक करने में, बोतल पैकिंग में, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपको और मैं बताऊं कि ये जो समुद्र में गोताखोर जो आते हैं, गोताखोर का मतलब होता है जो समुद्र के अंदर बहुत गहराई तक जाते हैं, तो वो जो हैं वो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ये पता है सबको कि गहराई में जाएंगे तो सांस लेने के लिए उनके ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, लेकिन वो जो है उस सिलेंडर में प्योर 100% शुद्ध जो है ऑक्सीजन नहीं लेके जाते हैं। वो क्या करते हैं, गोताखोर जो होते हैं
वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन तथा हीलियम को ध्यान रखना, हीलियम गैस क्यों लेके जाते हैं, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, क्यों ले जाते हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में ही मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा क्यों, देखो गोताखोर अपने साथ में प्योर ऑक्सीजन या 100% शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेके जाते, वो हीलियम या नाइट्रोजन उसके साथ लेके जाते हैं। ऐसा क्यों, देखो ऑक्सीजन जैसे जैसे अपन गहराई में जाएंगे तो अपने जो ब्लड है, अपना खून जो है, उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेशर पड़ेगा अपने शरीर पे, नीचे गहराई में जाओगे तो दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की विलेयता भी बढ़ेगी, और विलेयता बढ़ जाएगी, चलो कोई टेंशन नहीं है, विलेयता बढ़ गई। लेकिन जब गोताखोर वापस ऊपर आएगा, ठीक है, समुद्र की गहराई से जब वो वापस सतह पे आएगा तो सतह पे तो उसके शरीर का दाब जो है वो कम होगा। अब दाब कम होगा तो उसकी जो ये नसें होती है, वेंस होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन है, वो वहीं से क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, उसमें से विलियन है, अपना ब्लड जो है, खून है, वो विलियन है, तो विलियन में से उसकी विलेयता कम हो जाएगी, तो वो वहीं से निकलना चालू हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो ऊपर आता जाएगा तो उसकी वेंस जो है वो फूलने लग जाएगी, यानी कि इनमें फपोले टाइप में बनने लग जाएंगे, और वो काफ़ी असहाय होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें दर्द होता है, काफ़ी पेनफुल होते हैं। तो उनसे बचने के लिए गोताखोर जो है नाइट्रोजन के साथ हीलियम वगैरह भी, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन और हीलियम गैस भी लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हेनरी लॉ का एक अनुप्रयोग है, ठीक है। अब इसके बाद में एक और बात अपन कर सकते हैं कि भैया जो हिल स्टेशन जो होते हैं, पहाड़ियों पे जो चढ़ने वाले पर्वतारोही होते हैं, उनको ऊपर जाने के बाद में दिखाई देना कम हो जाता है, या उनके नाक या आँख कान में से खून आना चालू हो जाता है। तो ये क्या बीमारी है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आप इन बातों को सुन लो, सुनने से भी ये क्लियर हो जाएगी, और इसके बाद आप इनको नोट कर लेना, ठीक है। तो जो पहाड़ियों पे चढ़ते हैं, हिल क्लाइंबर्स जो होते हैं, वो अपने ये जो है उनके नाक और कान से ब्लड क्यों आता है, और उनको चक्कर आना क्यों चालू हो जाता है। तो इसका भी सीधा सीधा रीज़न ये है कि जैसे जैसे अपन हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर वहाँ पे दाब कम होता है, और दाब कम होने की वजह से क्या होता है कि जब वो श्वास लेते हैं तो पूरा प्रॉपर ऑक्सीजन उनके खून में घुल नहीं पाता है, और दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है, अपने ब्रेन तक, मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से उनको चक्कर आना या कम दिखना चालू हो जाता है, ठीक है। और बाहर का प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, तो वहाँ से वो ऑक्सीजन वगैरह निकलना चालू होती है, तो वो कान और नाक की जो सॉफ्ट वेंस होती है उनको ब्रेक कर देती है या फाड़ देती है, और वहाँ से खून आना चालू हो जाता है। तो ये भी एक कारण है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अपने हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हैं, और ये आपको दिमाग में ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, और यहाँ पर गैसों की दरों में विलेयता जो कहानी है वो भी ख़त्म हो गई। इसके बाद में अपन अगला जो टॉपिक लेंगे बेटा, वो होगा बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। और वो क्या होगा मैं आपको बता दूं, वो होगा अपनी दरों में विलेयता। ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान रख लेना, है ना, दरों में विलेयता। और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि 100%, एक तो हेनरीज लॉ, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। और अपना आने वाला आगे जो अब मेन जो पोर्शन है इस चैप्टर का, वो रहेगा दरों में विलेयता, ठीक है। तब तक आप इनको सारे की बातों को मैंने जो भी बताई, देखो इनसे बाहर कुछ क्वेश्चंस आने वाले नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ में, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में जस्ट अभी आया, तो वो भी देख लेते हैं। देखो ये बोलते हैं कि अमोनिया जो होती है उसकी बोतल को खोलने से पहले ठंडा कर देते हैं, ठीक है। बोतल को खोलने से पहले ठंडा कर देते हैं। तो आप इसका दिमाग में सोचते रहें कि ऐसा क्यों करते हैं, और कमेंट बॉक्स में अगर किसी को जवाब मिले तो कमेंट में लिखें, नहीं तो फिर धीरे धीरे अपन आगे चल के अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे, वहाँ पर इसका मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैटर क्लियर रखो। इसके आगे अपन बात करेंगे दरों में विलेयता। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, एंजॉय करो, मज़े करो, और साथ में पढ़ो।